ओके, तो हम लोग इस वीडियो में पार्ट 10 देखने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल का। बायोमॉलिक्यूल, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग टर्सरी देखेंगे, ठीक है। टर्सरी है और ये अपना पार्ट 10 होने वाला है। ओके, हाँ सर। ओके सर। अब यहाँ पे देखो, टर्सरी क्या होता है। देखो, टर्सरी को हम लोग ऐसे भी 3 डिग्री भी बोलते हैं, है कि नहीं। 3 डिग्री भी बोला जाता है। 3 डिग्री, टर्सरी मतलब 3 डिग्री। और इट रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड polypeptide chain that is further folding of secondary structure, and the bond responsible for such a interaction are van der Waal force of वंडरफॉल। देखो, ये क्वेश्चन आ चुका है इसी बार जेई मेंस में आया है कि कौन कौन सा फोर्स आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वंडरवाल फोर्स, डाई सल्फाइड फोर्स, ठीक है। डाई सल्फाइड फोर्स, डाई सल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ऑफकोर्स रहता ही, सबको पता है। और आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग, और यहाँ पे शायद इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी रहता है, ठीक है। ये मैंने लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग भी यहाँ पे रहता है। लेकिन बाद में सब टर्सरी क्या होता है, तो टर्सरी में आपको ध्यान देना, देखो याद क्या करना है। जो जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है वो आपको याद करना है। और कौन कौन सा फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वंडरवाल फोर्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, चूंकि मैंने अभी बोला है कि इसमें 3 डिग्री रहता है, तो 3 डिग्री इसको बोला जाता है, तो ये इस तरह से रहेगा। या फिर रुको, हम लोग की पहले वीडियो में 1 डिग्री का स्ट्रक्चर देखो ऐसा होता है। ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री का ऐसा होता है। एक मिनट, एक मिनट। स्प्रिंग टाइप का ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये 1 डिग्री है। ये सीधा 1 डिग्री सिंपल स्ट्रेट चैन हुआ। टर्सरी के लिए देखें तो टर्सरी ऐसा होता है, 2 डिग्री से ही रिलेटेड, देखो 2 डिग्री। लेकिन ये थोड़ा सीधा नहीं, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। ये होता है क्वाइल टाइप का, इसी को बोलते हैं हम लोग टर्सरी। टर्सरी स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, क्वार्टिनरी पे आते हैं। क्वार्टिनरी मतलब 4 डिग्री। 4 डिग्री, ठीक है। क्वार्टिनरी मतलब 4 डिग्री। दिस इज द spatial arrangement of the summits of two or more polypeptide with each other। अच्छा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो तुम। इसका स्ट्रक्चर तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको घास पीट देना है थोड़ा सा सुंदर में। कुछ भी नहीं आया ड्राइंग तो घस देते हो। जैसे कोई गलत होता है तुम लिखते हो तो कैसे पेन से घसने लगते हो, उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। ओहो, सॉरी, फिर से बना रहे हैं। ये देखो, ये 4 डिग्री। 4 डिग्री क्वार्टिनरी, और इसमें कुछ खास नहीं। इससे कोई कम क्वेश्चन आता है, लेकिन स्ट्रक्चर पूछ सकता है, डिफिनीशन पूछ सकता है, ठीक है। देखो, इम्पोर्टेंट तो है ही। कम क्वेश्चन आता है लेकिन कम क्वेश्चन में भी इम्पोर्टेंट। अब हम लोग अगले टॉपिक में आ रहे हैं, डीनेचुरेशन प्रोटीन, ठीक है। देखो, ये मैंने स्टार अच्छा बनाया है ना। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। कॉपी में तो स्टार अच्छा बना लेते हैं, लेकिन आ, यहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है। डीनेचुरेशन प्रोटीन। डीनेचुरेशन प्रोटीन में आपको ध्यान देना है। इससे क्वेश्चन आएगा, इसका डिफिनीशन आप पढ़ सकते हैं। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज when a protein in its native
फॉर्म, सिंपल फॉर्म, इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज। देखो यहाँ फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज, लाइक चेंज इन टेम्परेचर। देखो चेंज इन टेम्परेचर, और हम लोग केमिकल चेंज भी बोला जा सकता है यहाँ पे। और एक और क्या बोल सकते हैं, चेंज इन पीएच, ये भी होता है। ठीक है, तो ये जब भी आपको दिखे तो आप समझ जाना यहाँ पे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का बात हो रहा है। हाँ सर समझ जाएंगे, आगे बोलिए। आगे देखते हैं। 2 डिग्री and 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर डिस्ट्रॉय वाइल 1 डिग्री स्ट्रक्चर आर अनचेंज। हाँ सिंपल सी बात है, 2 डिग्री और जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का, वो तो आराम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन 1 डिग्री का अगर बात करें, अगर 1 डिग्री का बात करें, 1 डिग्री, 1 डिग्री स्ट्रक्चर का, तो वो रहता है रिमेन अनचेंज्ड। कारण क्या है पता है, 1 डिग्री तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। जो सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको आप कैसे और तोड़ सकते हैं, बात सही है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाटर होता है H2O से बनता है, ठीक है। अब एक गिलास पानी में बहुत सारा H2O होगा। अगर वाटर को, पानी को अगर हम एवोपरेट करेंगे तो गैस फॉर्म में जाएगा, और उसको एवोपरेट करेंगे, हीट देंगे तो H2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा ना। तो H2 मॉलिक्यूल से H2 में टूट सकता है और O2 में टूट सकता है, और सॉरी H प्लस और OH माइनस में भी बोल सकते हैं, ऐसे टूट सकता है। लेकिन और क्या उसमें टूटेगा, वाटर। इससे ज़्यादा लोएस्ट क्या, ऑक्सीजन से और ज़्यादा लोएस्ट में क्या टूटेगा, हाइड्रोजन से और ज़्यादा ज़्यादा और क्या टूट सकता है, सिंपलेस्ट फॉर्म उसको बोला जाता है। तो इसको बोलेंगे कि 1 डिग्री जो होता है वो अनचेंज रहता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जरूर होता है डिस्ट्रॉय, लेकिन 1 डिग्री उस पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब डीनेचुरेशन प्रोटीन है, हाँ सर, इसका कुछ एग्जाम्पल भी होता होगा, और एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट है यहाँ, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल। हम लोग जब एग को उबालते हैं तो उसके फिजिकल चेंज आता है, ठीक है, फिजिकल चेंज आता है। फिर उसके बाद कर्डलिंग, कर्डलिंग जो दही जमाते हैं उसमें भी आता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है मिल्क, मतलब जो दही रहता है वो कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में गिवन था। अच्छा, ओके, पिछले वीडियो में मैंने क्या कंप्लीट कराया था, 1 मिनट, देखो, नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने, मुझे लगा कि मैंने कल कुछ छोड़ दिया था, लेकिन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, तो आगे हम लोग को सिंपल अपना न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है आपको बता दे, ठीक है, बता दे क्या बताना है सर। न्यूक्लिक एसिड, 1 मिनट, न्यूक्लिक एसिड, देखो न्यू पे मैं ज़्यादा फोकस कर देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन इसका मेरे ख्याल से मैं गलत ले रहा हूँ, तो उसको देख लेना, ठीक है। आगे इसमें ये क्या बोलता है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ न्यूक्लिक एसिड का एक डिफिनीशन लिख दिया है। इसमें क्या बोल रहा है, दीज आर द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड बाई, पॉलीमर होता है सबसे पहले ये ध्यान रखना, प्रिपेयर्ड बाई मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सो दीज आर ऑल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। इसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोला जाता है। न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लिक एसिड भी, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, सॉरी, न्यूक्लिक एसिड को हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं, ठीक है। जो लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हैं, आपके पास नोट्स भी चला जाएगा। चलो, ये न्यूक्लियोटाइड को हम लोग
ये न्यूक्लियोटाइड तीन चीज को कंटेन करता है, ठीक है, तीन चीज को कंटेन करता है। सबसे पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, देखो आप आगे काम आने वाला है इस दोनों का, नाइट्रोजिनस बेस, ये दोनों का, ये तीनों का आगे काम आने वाला है। देखो पेंटोज शुगर ये सब नाम आपको याद रखना है, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ आप इसको नोट्स बनाते जाएं और याद करते जाएं। निक्लोटाइड जो होता है वो फॉस्फेट शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजिनस बेस, ये तीन चीज से बना होता है। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया। और जानते हो ये इसको नाइट्रोजिनस बेस को हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। पहले तो इसको दो पार्ट में बांटेंगे, देखो एक होता है, एक मिनट में स्पेलिंग चेक कर लूँ। हाँ तो यहाँ हो जाएगा, ये दो तरह का होता है नाइट्रोजिनस बेस, पहला है प्यूराइन और दूसरा है, दूसरा क्या है भाई, पाइरीमाइडाइन। ओके सर, ठीक है। अब इसमें ये भी प्यूराइन जो होता है ये भी दो तरह का होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लिखते जा रहा हूँ। पहला होता है ए और दूसरा होता है जी। ए जी सर क्या होता है? तो ए फॉर होता है, और मत कुछ सोचो, एडाइनाइन, ए फॉर, और जी से हो जाएगा यूनाइन, नाम है। ए हम लोग शॉर्ट में एडाइन को, एडेन एडाइन जो भी जो भी इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे करने नहीं आता है, और यूनाइन को जी से, ठीक है। तो एडेन आइन को ए से और यूनाइन को जी से, ठीक है। और दूसरा हम लोग पायरेमिडीन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, तीन पार्ट में। पहला पता है क्या होता है? इंटरेस्टिंग है। पहला होता है साई साइटोसाइन, दूसरा होता है थाइमाइन, थाइमाइन, और तीसरा होता है यूरासिल, ठीक है। इसको यू से करते हैं, इसको टी से करते हैं, इसको सी से करते हैं डिनोट, ठीक है। हाँ सर, ये अपना होता है खत्म। अब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में, देखो ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, या इंपॉर्टेंट लगा देते हैं, दोनों में अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड में होता है पेंटेज होता, पेंटोज शुगर होता है प्लस, प्लस नाइट्रोजिनस, नाइट्रोजिनस बेस भी होता है। हाँ सर, इतना तो हमको भी समझ में आ रहा है कि होता है। देखो ज्यादा अंतर नहीं है निक्लोटाइड और निक्लो, क्या नाम है, निक्लोटाइड और निक्लोसाइड में। इसमें भी होता है पेंटोज, वही मैं कॉपी पेस्ट करने का कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं हुआ, काम पे नहीं काम आता है उसका। प्लस इसमें भी होता है नाइट्रोजिनस बेस, लेकिन लास्ट में देख टाइड लगा हुआ है, यहाँ पे साइड लगा हुआ है, तो ये चीज आपको अगर अंदर समझ में नहीं आ रहा तो देख लो। निक्लोसाइड में दो ही कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज और नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, लेकिन टाइड में, निक्लोटाइड में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस के साथ साथ एक और चीज होता है, उसका नाम होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ग्रुप भी बोला जाता है, ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये अपना डिफरेंशिएट करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। निक्लोटाइड में एक एक्स्ट्रा चीज होता है फॉस्फेट्स ग्रुप, वो चीज निक्लोसाइड में होता नहीं है, डिफरेंशिएट में ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग आगे इसको कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
अब यार न्यूक्लिक एसिड तो आप लोग इसका टाइप्स बिल्कुल जानते ही होंगे। देखो डीएनए, डीएनए और आरएनए। आरएनए, अब इसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, ठीक है, तो बड़ा मजेदार होने वाला है इसका। डीएनए में होता है शुगर, आरएनए में भी होता है शुगर, लेकिन डीएनए वाले शुगर में होता है डीऑक्सी राइबोस। वहीं अगर इसके शुगर का बात करें, आरएनए की शुगर का, तो इसमें होता है सिर्फ राइबोज होता है। डीऑक्सी मतलब एक इसमें से हाइड्रोजन जो हो सकता है गायब हो, हटा हुआ हो, इसलिए एक ऑक्सीजन कम है राइबोज में से, तो उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। अच्छा, बेस में देखें तो बेस जो होता है उसमें होता है एजीसीटी होता है, एजी एजीसीटी। वहीं अगर बात करें इसमें बेस का आरएनए में, तो इसमें होता है AGCU, यू फॉर यूरासिल। इसमें होता है AGCT और इसमें होता है AGCU। मतलब लास्ट में बस इसका अंतर आ गया, यहाँ पे आरएनए में यू है यूरासिल, और डीएनए में टी है थाइमाइन। अब बात है कि AGCT क्या है और AGCU क्या है, तो मैंने शायद ऊपर आपको बताया है। ए फॉर एडानाइन, जिसको मुझे पढ़ने नहीं आता है, जी फॉर यूनानाइन, सी फॉर साइटाइन, साइटोसाइन, टी फॉर थाइमाइन, और यू फॉर यूरासिल। तो इससे यही सब है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग AGCU और AGCT बोलते हैं, ठीक है। आपको भी इसी तरह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे का डिफरेंशिएशन मैथ वाला दिमाग अभी भी यहाँ पे लग रहा है। डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशिएट करते हैं। अब डीएनए जो होता है हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ, उसको बोल सकते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। वहीं अगर बात करें आरएनए का, आरएनए डज नॉट हैव एनी मोर, सॉरी, एनी प्रॉपर्टी ऑफ ऑफ रेप्लिकेशन। जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में आता है, तो डीएनए ही आता है, आरएनए नहीं आ पाता है, तो इसी को बोलते हैं जो उसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन मतलब एक तरह से समझो कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट कॉपी, डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। जैसे आप फोटो स्टेट में कोई कॉपी निकालते हैं, डुप्लीकेट कॉपी निकालते हैं, उसी से वर्ड डिराइव हुआ है, लेकिन ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसी को बोलेंगे रेप्लिकेशन, ठीक है। ये डीएनए में रेप्लिकेशन होता है, लेकिन आरएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो पांचवा है, हमारे पास हैव हायर मॉलिक्यूलर ऑफ मास। क्या सर हमारे पास है हायर मॉलिक्यूलर ऑफ मास? नहीं नहीं, वो नहीं, मैं दूसरे बात बोल रहा था, दोनों मिक्स हो गया। कह रहा है कोई इसमें कि इसके पास मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो अपना हायर होता है, ठीक है, अपना हायर होता है। और जो अपना आरएनए होता है, आरएनए, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है इसका भी ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हम लोग डीएनए से कंपेयर करें तो कम होता है, ठीक है। इसके पास यूनिक रेप्लिकेशन होता है, इसके पास डोंट हैव रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये डबल हेलिक्स होता है। अच्छा, इस पे आते हैं एक मिनट, उसके बाद लास्ट में आएंगे। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल। क्या सर? हाँ, ये यहाँ पे ये जो
आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा इस जगह पे। एक मिनट में मैं कोशिश करता हूँ आपको शो करने की। ये जो डॉट दिख रहा है ना आपको, ये यहीं पे अपना डीएनए प्रेजेंट होता है। इस जगह डॉट जो है वो अपना डीएनए प्रेजेंट इन द क्या प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। अगर वहीं बात करें ये तो आरएनए आरएनए जो होता है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में प्रेजेंट होता है। अच्छा, छठा देखें तो डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी। सबको ये बात पता है कि डीएनए से ही हम लोग का अपने पेरेंट्स से ही डीएनए के द्वारा उनका कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम में आता है, ठीक है। अगर आरएनए की बात करें, आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का पचाने के लिए आरएनए का उपयोग किया जाता है। डीएनए का उपयोग हेरिडिटी या डाटा ट्रांसफर फॉर फ्रॉम पेरेंट पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में डीएनए का होता है, डीएनए काम करता है। और आरएनए का काम है प्रोटीन को साइंथेसिस करने में, बोल सकते हैं देसी भाषा में पचाने में, ठीक है। खाना कैसे पचता है उसी टाइप का प्रोटीन जैसे साइंथेसिस भी होता है। अच्छा, एक मैंने छूट गया था, थर्ड नंबर पे पढ़ी। आरएनए के पास जो होता है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर वो इसी की बात करें तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स क्या है, इस पे हम लोग चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। देखो, डबल हेलिक्स ये होता है, ये एक मिनट, ये सिंगल हेलिक्स है, ठीक है। ये सिंगल हेलिक्स है। कुछ इस टाइप का होता है डबल हेलिक्स। ये है अपना डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। और एक तरफ से बस बना दो जो एकदम शुरू में, ये अपना सिंगल हेलिक्स। मतलब डबल हेलिक्स बनाने के लिए आपको सिंगल हेलिक्स से गुजरना पड़ता है। हाँ सर, अभी आपने ये करके भी दिखाया, ठीक है। ओके, इस चीज़ को अगर मैं यहाँ पे नोट्स के साथ में, यहाँ पे ये तो थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन जो है उसी में काम चला लीजिएगा। ये डबल हेलिक्स है और ये अपना सिंगल हेलिक्स। ठीक है, यहाँ पे अब ये चैप्टर आपका बस छोटा सा ही अब ख़त्म ही हो जाएगा। मुश्किल से 2 लेक्चर और लगना चाहिए, ठीक है। 2 लेक्चर, मैक्सिमम 3 लेक्चर। एक मिनट में चेक कर लूँ। नहीं 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 नहीं, 4 लेक्चर तो लगेगा ही। 4 पेज मुझे दिख रहा है, 1 2 3 4। तो एक तो बहुत छोटा सा होगा वीडियो, ये भी बहुत छोटा सा। ये लास्ट टॉपिक, इसको पढ़ के हम लोग क्लोज करेंगे टॉपिक को, ठीक है। और मुझे एक और चीज़ बतानी थी, ये चीज़ बेस जो होता है इसमें आरएनए में एजीसीटी होता है, और आरएनए में सॉरी डीएनए में एजीसीटी होता है और आरएनए में एजीसी एजीसीयू होता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, कैसे याद करना है, आपको इस तरह से याद करना है। कैसे था, तो ए यू, एक मिनट में चेक करके बता दूं। तो मैं इसी की बात कर रहा था। आपको अगर याद करना है तो आप इस तरह से याद करिएगा, GC80 और GCAU, मतलब बात सेम ही है लेकिन नंबरिंग से इस तरह से याद कीजिएगा, GC80 और GCAU। मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो GC80 जो होता है वो आप लोग टी, इसमें थाइमाइन है, तो थाइमाइन किस में होता है, तो डीएनए में।
तो ये GCAT जो होता है वो थायमाइन के लिए है, और GCAU है मतलब यूरासिल, यूरासिल होता है आरएनए में, तो ये आरएनए के लिए है। तो मेरा पर्सनल है कि आप GCAT और GCAU याद करना, ठीक है। अ, मैं अब यहाँ मिटा दे रहा हूँ, अब अगर आपको दिख गया तो आप इसको कॉपी में नोट कर ले। GCAT और GCAU शुरुआत में बता चुका हूँ। G से ग्यूनानाइन, C से साइटोसाइन, A से अर्डेनाइन और T से थाइमाइन। इसी तरह सेम इसी तरह सेम है, बस यहाँ पे U का फर्क आ जाएगा और उसमें से यूरासिल होता है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ सर इसका याद करने का? अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें काम आएगा। अच्छा, जानते हो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अब लोग हम पढ़ने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में टी और यू में डीएनए पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग साइड साइड में लिख के चलते हैं GCAT, ठीक है। बॉक्स में एक साइड में लिख के चल रहा है। देखो, ए और टी में जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और जी और सी में पेयर बना के चलो। जीसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और एटी एक साथ देखो। इसीलिए मैंने बोला कि नंबरिंग इस तरह से आप कीजिएगा तो आसानी होगा। पूछ सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें से किन में होता है, तो जीसी एटी जीसी में होता है और एटी में होता है। जीसी में एक साथ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एटी में एक साथ होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर क्या एस जी एस सीए में होता है क्या? तो नहीं, सीए में नहीं होता है। तो सर क्या जीटी में होता है? जी टी में नहीं, तो इसमें भी नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, ठीक है। क्या सर ए और और जी में होता है क्या? ए और जी में नहीं, तो इसमें भी नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जीसी में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एटी में होगा। अब बात होता है कि कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा, कितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। तो एटी में होता है ये जो होगा डबल हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर वही बात करें जीसी में, तो इसमें तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, तो ये याद करना होगा कितना बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है। अच्छा, कुछ एक चीज स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में एक चीज याद रखना। एक होता है एम आर एन ए, टी आर एन ए, ये सर क्या लिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और आर एन ए काम क्या है सबका देख लो। ये सब भी हम लोग को डीएनए में पढ़ना है, इसका वर्क देख लो, ठीक है। ये सब डीएनए का कंपोनेंट्स है। एम आर एन ए का काम होता है मैसेंजर, फेसबुक वाला मैसेंजर। टी से होता है ट्रांसफर, जेंडर वाला ट्रांसफर या शेयर रेट वाला। और आर आर का मतलब राइबोसोम। तो ये सारा आपको याद रखना है। ये इसको हम लोग शॉर्ट में एम आर एन ए मतलब मैसेंजर, टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर, और आर एन ए मतलब राइबोसोम हम लोग बोलते हैं। पूछ सकता है इसका क्या फुल फॉर्म है। आर एन ए का मतलब राइबोसोम होता है, टी आर एन ए का मतलब होता है ट्रांसफर, और एम आर एन ए का मतलब होता है मैसेंजर। तो इसको याद में आप रख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में था क्वेश्चन, इससे इस चीज़ से कम आता है, शायद मैंने देखा भी नहीं, लेकिन सिंपल है, याद करने वाला है, आप कर सकते हैं, ठीक है। और तो इस कुछ वीडियो में है नहीं। ये अपना था पार्ट 10 था। और अगले वीडियो में हम लोग इंजाइम्स शुरू कर देंगे। इंजाइम्स के बाद हम लोग विटामिन्स पढ़ेंगे और बस चैप्टर ख़त्म। एंजाइम्स थोड़ा लेंदी है, और विटामिन तो महा इम्पोर्टेंट, महा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक समय बोला था कि दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो एक तो उस समय बता दिया था, और दूसरे के बारे में बोला था ये चैप्टर ख़त्म होगा तब आपको पता चलेगा, तो वो विटामिन ही था। विटामिन के बारे में बोल रहा, तो उससे बहुत क्वेश्चन आता है। तब तक वीडियो को अंत करते हैं, इसको आप रीड कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़िए, जरूर से जरूर एनसीईआरटी पढ़िए। मेरा नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी कम से कम पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो एनसीईआरटी, मेरे नोट्स में उतना कुछ खास नहीं है। आप एनसीईआरटी महान बुक है, आप उससे पढ़ सकते हैं। बहुत चीज़ उसमें छुपा हुआ है, आप उसको रीड मारना,
ज़रूर, ठीक है? और अगले वीडियो तक सब चीज़ रेडी करके रखना। थैंक यू।